मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। हम अप्लाइड एंटोमोलॉजी के व्याख्यानों की श्रृंखला में बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं डेफिनेशन, पैरासिटॉइड्स, प्रीडेटर्स, पैथोजेंस और एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। आज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को कंटिन्यू करेंगे और हम करेंगे पैरासिटिज्म, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल और टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नेचुरल एनिमीज। तो टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म में आते हैं सिंपल पैरासिटिज्म, हाइपर पैरासिटिज्म, मल्टीपल पैरासिटिज्म, सुपर पैरासिटिज्म, क्लेप्टो पैरासिटिज्म, ऑटो पैरासिटिज्म और पॉलीएम्ब्रियोनिक पैरासिटिज्म। सिंपल पैरासिटिज्म में कोई एक पैरासिटॉइड अटैक करता है किसी पेस्ट यानी कि होस्ट इंसेक्ट को, और हाइपर पैरासिटिज्म में एक पैरासिटॉइड अटैक करता है दूसरे पैरासिटॉइड को, और हम इसको कहते हैं पैरासिटिज्म ऑफ ए पैरासाइट। मल्टीपल पैरासिटिज्म में एक से ज़्यादा पैरासिटॉइड एक ही होस्ट जो यहाँ पेस्ट है उसको एक ही समय में अटैक करते हैं। सुपर पैरासिटिज्म में एक ही पैरासिटॉइड के कई इंडिविजुअल यानी एक ही स्पीसीज के कई इंडिविजुअल जो पैरासिटॉइड्स हैं वो एक ही टाइम में अटैक करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पेस्ट को। फिर हम बात करते हैं क्लेप्टो पैरासिटिज्म की। क्लेप्टो पैरासिटिज्म ऐसा पैरासिटिज्म होता है जिसमें किसी दूसरे पर्टिकुलर पैरासिटॉइड द्वारा कलेक्ट किए हुए फूड को सेकेंडरी पैरासिटॉइड द्वारा अटैक किया जाता है, यानी स्टोर्ड फूड होता है वो किसी और का उसके लिए होता है और उसको दूसरा पैरासिटॉइड अटैक करके उसको यूज़ कर लेता है। ऑटो पैरासिटिज्म में, जिसको कि एडल्फो पैरासिटिज्म भी कहा जाता है, ये एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म होता है जिसमें जो फीमेल होती है वो प्राइमरी पैरासिटॉइड होती है और उसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का मेल सेकेंडरी पैरासिटॉइड होता है जो अपनी ही स्पीसीज़ के फीमेल के थ्रू होता है। पॉलीएम्ब्रियोनिक पैरासिटिज्म में हम देखते हैं कि किसी होस्ट के अंदर, जैसे पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब है एक ही एग से एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट, तो किसी होस्ट बॉडी में एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स का इंटरनल डेवलपमेंट जब पैरासिटॉइड्स का होता है पेस्ट के अंदर, तो हम उसको कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक पैरासिटिज्म। देन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड 4 स्टेप्स। उसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज, देन कॉलोनाइजेशन, ऑगमेंटेशन एंड कंजर्वेशन। अब हम यहाँ देखें कि ये प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल है क्या। एक्चुअली जब कोई भी पेस्ट हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में हम आइडेंटिफाई करते हैं तो जनरली ये जो पेस्ट होते हैं ये किसी दूसरे एरिया से मूव करके माइग्रेट होकर यहाँ आए होते हैं और अपने नेचुरल एनिमीज़ की एब्सेंस में यहाँ ये फ्लोरिश करते हैं और फिर एक नॉर्मल इंसेक्ट जो संभवतया दूसरी जगह पेस्ट नहीं था एक नई जगह में आकर कभी कभी पेस्ट का रूप धारण कर लेता है, यानी यहाँ कहें कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है जिससे नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि वो इंसेक्ट है वो पेस्ट की श्रेणी में आ गया है। ऐसी स्थिति में जो
हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस जगह से माइग्रेट होकर आया है जो पहले यहाँ नहीं था, और फिर उस पर्टिकुलर प्लेस पर स्टडी किया जाता है कि वहाँ कौन से नेचुरल एनिमीज़ पहले से मौजूद थे जो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल किए हुए थे। तो वहाँ से उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उनका कॉलोनाइजेशन होता है, यानी हम उनका नंबर इंक्रीज़ करते हैं जो लैब्स होती हैं उनमें, और फिर जो इनका कॉलोनाइजेशन करने के बाद में ग्रोथ की जाती है इनमें, फिर इनका संरक्षण किया जाता है कि इनका नंबर उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़े। तो ये सारा एक प्रोसेस के तहत होता है जब हम ये कहें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो फर्स्ट इसमें होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज़। इसमें हम देखते हैं द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सक्सेसफुल नेचुरल एनिमी इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, द नेचुरल एनिमी शुड बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ए प्लेस हैविंग सिमिलर क्लाइमेट। जहाँ हम उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं जिस क्लाइमेट में, हमें ये देखना है कि वो सिमिलर क्लाइमेट हो जहाँ से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएगा वहाँ पर। देन इट शुड बी फ्री फ्रॉम अल्टरनेट होस्ट्स। तो उसको ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और जब उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए उस फील्ड में तो वहाँ पता चले कि जिस पर्टिकुलर पेस्ट को या होस्ट जो उसका है जिसको कंट्रोल करने के लिए आप उसको वहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हो, वो उसके अलावा और किसी होस्ट को लाइक करने लगे, तो आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ बनी रहेगी। तो ये हमें पहले से ध्यान करना है कि उसका अल्टरनेट होस्ट वहाँ पर नहीं होना चाहिए। देन इट शुड बी फ्री फ्रॉम हाइपर पैरासिटॉइड एंड अदर बायोलॉजिकल कंपटीटर्स फॉर द होस्ट। तो उसका कोई कंपटीटर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो उस पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर जब अटैक करेगा तो उसी समय हाइपर पैरासिटॉइड के अंतर्गत कहीं दूसरा कोई नेचुरल एनिमी उसको अटैक ना करने लगे। तो ऐसी स्थिति में आप जिस नेचुरल एनिमी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसका नंबर इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा और हम यूँ कहें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल सूटेबिलिटी of the natural enemy to its host and suitability of the host plant ecosystem। तो जो प्लांट्स वहाँ पर हैं वो सूटेबल होने चाहिए, और सेकंड वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कंप्लीट नहीं, जो होस्ट है वो उसकी पकड़ में होना चाहिए। ये जो स्थितियाँ हैं सारी फिजियोलॉजिकल, वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, प्रिपेयर है कि नहीं, कि वो उसको कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें पहले से स्टडी करनी है। इम्पोर्टेड नेचुरल एनिमी शुड हैव लो डिस्पर्सन, मतलब उसको ज़्यादा दूर तक नहीं मूव करना है। अगर वो जिस एरिया में आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वहाँ से अगर माइग्रेट करेगा, बाहर निकल जाएगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो आपका पर्पज है, वो सॉल्व नहीं होगा। देन कॉलोनाइजेशन, मैकेनिज्म फॉर मैनिपुलेशंस एन ऑर्गेनिज्म टू एस्टेब्लिश इट इन ए न्यू लोकेलिटी इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन इज मोस्ट क्रिटिकल ऑपरेशन इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड टू मेक इट सक्सेसफुल द फॉलोइंग कंसिडरेशंस आर मेड। तो कॉलोनाइजेशन वहाँ पर वो एस्टेब्लिश हो पाता है कि नहीं नए फील्ड में, जब आपने इंट्रोड्यूस कराया उसके बाद में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मैनेजमेंट वहाँ पर, वो सक्सेसफुल रहता है कि नहीं रहता। तो इसके लिए हमें चाहिए कि द साइट चोजन फॉर colonization should be thoroughly protected from pesticides and cultural practices।
मतलब जो पेस्ट कंट्रोल के लिए या इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए हम पेस्टिसाइड वहाँ काम में ले रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रहे। जो दूसरी कल्चरल प्रैक्टिसेज हम इंसेक्ट पेस्ट के लिए काम में ले रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रहे, जिससे कि जो बेनिफिशियल नेचुरल एनिमी वहाँ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसे कोई नुकसान ना हो। द नेचुरल एनिमी शुड बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर टू क्रूटेल एक्टिविटीज़, कि वो जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, उसके लिए हम उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं। कि जो नेचुरल एनिमी हम स्टोर कर रहे हैं वो हमें, क्योंकि वहाँ पर उसका कॉलोनाइजेशन करना है, तो उसको बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी सक्रियता को कम करने के लिए हम उसे लो टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे। देन नेक्स्ट, एडल्ट स्टेज इज मोस्ट ऑफ द parasitoids and predators is considered appropriate than immature stages, because adult can easily cope up with the new environment and are less affected by the biotic or abiotic stresses। तो जो उतार चढ़ाव आते हैं एनवायरनमेंट में वहाँ आसपास, और जो स्ट्रगल होता है दूसरे जीवों के साथ, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स में जैसे खाने के लिए, शेल्टर के लिए, और एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे टेम्परेचर का उतार चढ़ाव और मॉइस्चर का और ये सब, तो इनमें जो एडल्ट होते हैं वो कम स्ट्रेस में आते हैं, या कहें कि उनका सर्वाइवल रेट कंपैरेटिवली जो इमेच्योर स्टेज होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम नए किसी भी फील्ड में इंट्रोड्यूस कराने के लिए किसी नेचुरल एनिमी को उसके एडल्ट स्टेज को प्रेफर करते हैं। नेचुरल एनिमीज शुड बी रिलीज्ड इन द फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ शूटेबल होस्ट। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो नेचुरल एनिमी हम रिलीज कर रहे हैं फील्ड में, तो होस्ट उसके जो पेस्ट है यहाँ पर, तो वो इंसेक्ट पेस्ट जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो उसके आसपास ही हो, ज़्यादा दूर नहीं हो। देन नेचुरल एनिमीज शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर विथ सूटेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी उन कंटेनर्स में होनी चाहिए जहाँ हम नेचुरल एनिमीज़ को ट्रांसपोर्ट जिन कंटेनर्स में कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो सर्वाइवल है वो बेटर हो सके और हम उनको बेहतर तरीके से लेकर आ सकें। इन ऑर्डर टू अवॉइड डायरेक्ट हीट दे मे बी रिलीज्ड आइदर अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द लेट इवनिंग। तो हम उन्हें सुबह या फिर जब कम हो जाए गर्मी शाम को रिलीज करें फील्ड में, जिससे कि अवॉइड किया जा सके कि हीट स्ट्रोक से उनको बचाया जा सके। नेचुरल एनिमीज अबाउट टू बी रिलीज शुड बी फेड एंड मेटेड बिफोर रिलीज, मतलब उनको प्रॉपर खाना खिलाकर और मेटिंग के बाद ही हम फील्ड में रिलीज करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें संभावना रहे कि वो सर्वाइव करें, वो फिट रहें और नंबर उनका इंक्रीज हो पर्टिकुलर फील्ड में। द नंबर रिलीज्ड शुड डिपेंड अपॉन द नेचुरल एनिमीज होस्ट सर्चिंग एबिलिटी। तो उसकी जो होस्ट सर्चिंग एबिलिटी है उस पर उनका जो नंबर है, हम कितना नंबर इस पर्टिकुलर फील्ड में रिलीज करें, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो नेचुरल एनिमी है उसकी सर्चिंग एबिलिटी कितनी है, वो कितना ज़्यादा ढूंढ पाता है और कितना किल कर पाता है या कहें कि अटैक कर पाता है जो होस्ट या इंसेक्ट पेस्ट वहाँ पर है। अगर वो थोड़ा सा मतलब कम एक्टिव है, सक्रिय कम है, तो हम ज़्यादा नंबर रिलीज करते हैं। अगर वो हाइपर एक्टिव है तो हम कम नंबर रिलीज करें तो भी जो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल है या कहें कि पेस्ट को कंट्रोल है वो सक्सेसफुल रहेगा। रिकवरी अटेम्प्ट्स आर undertaken soon after the initial release to ascertain
if the released natural enemy are surviving and control is being provided। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने जो हम इनिशियल कंडीशंस में रिलीज कर रहे हैं नेचुरल एनिमी को, जो इनिशियल स्टेज में रिलीज किया जा रहा है, अगर वो सरवाइव करेंगे तो ऑब्वियसली जो कंट्रोल है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो जो रिकवरी है हमारी वो इस बात पर डिपेंड करेगी। इवैल्यूएशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, a minimum period of 3 years is given before assessing the result। evaluation of the effectiveness of the natural enemy is done by, जो भी हमने नेचुरल एनिमी वहाँ पर रिलीज किया है वो सफल रहा है पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में या नहीं रहा है, ये सब चेक करने के लिए कम से कम 3 साल का पीरियड हम लेते हैं और उसके बाद में ही हम ये असेसमेंट कर पाते हैं कि जो हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए नेचुरल एनिमी को यूज़ किया है वो हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रहा है कि नहीं रहा है। कंपेयरिंग द होस्ट पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट बिफोर एंड आफ्टर द रिलीज एंड कोरिलेटिंग पॉपुलेशन चेंजेस ऑफ द नेचुरल एनिमी एंड द होस्ट, देन कंपेयरिंग द पॉपुलेशन ऑन प्लॉट्स with and without the natural enemy। There are 2 important systems that are normally followed for evaluating the effectiveness of a natural enemy। A, experimental procedures जिसमें नेचुरल एनिमी एक्सक्लूजन मेथड्स हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, use of life table analysis method। in inclusion method, inclusion of natural enemy can be achieved by handpicking, chemical barrier of insecticides or use of ants। in analytical procedure, life and mortality and causes of mortality are determined in the light of various environmental factors for different stages। The data is analyzed to correlate between pest density and the changes in density and the amount of mortality resulting from each measured mortality factor। Augmentation यानी हम किस प्रकार ये सुनिश्चित करें कि जो नेचुरल एनिमी है वो इंक्रीज़ करें जहाँ पर हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया है। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि दोबारा रिलीज किया जाए एडिशनल नंबर नेचुरल एनिमीज़ का, या फिर जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई किया जाए। तो इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ डिजाइंड टू इंक्रीज नंबर और इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग नेचुरल एनिमीज़। These objectives may be achieved by releasing additional number of natural enemies into a system or modifying the environment in such a way as to promote greater number or effectiveness। These releases differ from introduction in that these have to be repeated periodically। The periodic releases may be inoculative releases और इनंडेटिव रिलीजेस। इनोकुलेटिव रिलीजेस में होता है कि लगभग साल में एक बार इनको फ्रिक्वेंटली रिलीज़ किया जाता है रीएस्टेब्लिश करने के लिए फील्ड में, और जो प्रोजेनी होती है वो, और या यूँ कहें कि जो नेक्स्ट जनरेशन्स होती हैं जो हमने रिलीज किए हैं नेचुरल एनिमीज़, उनकी वो कंट्रोल करती हैं इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को। और जो इनंडेटिव रिलीजेस होते हैं उसमें हम नेचुरल एनिमीज़ का मास कल्चर करते हैं और फिर रिलीज करते हैं नेचुरल एनिमीज़ को पर्टिकुलर फील्ड में, और जो रिलीज किए जाते हैं नेचुरल एनिमीज वही ज़्यादातर जो पेस्ट पॉपुलेशन है उसको
कंट्रोल करते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स कैन बी अचीव्ड बाय रैशनलाइजिंग यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, कि जो पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम तर्क संगत तरीके से, अनावश्यक तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, उसके ऊपर हम कंट्रोल करें। देन प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर, जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनको प्रॉपर फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया जाए कि वो अच्छी तरह से वहाँ पर ग्रो कर सकें, फ्लोरिश कर सकें। देन बेनिफिशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो फ़ायदेमंद प्रैक्टिसेस हैं उनको हम इन्वॉल्व करें, जैसे कि जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं वो, और जो वीड हैं ग्रास के, जहाँ पर जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनके एग या उनके जो स्टेजेस हैं वो हम लंबे टाइम तक स्टोर या कहें कि कंज़र्व कर सकते हैं, नेक्स्ट जो भी सीज़न होगा उसके लिए, तो हम उनको प्रोटेक्ट करें। और इसके अलावा जो एग्स हैं उनको स्टोर किया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए उनको, और फिर नेक्स्ट जो सीज़न है तब तक के लिए उनको स्टोर किया जाए। तो इस तरह के जो बेनिफिशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर हम उस पर्टिकुलर फील्ड में करते हैं नेचुरल एनिमीज़ को बचाए रखने के लिए, तो वो प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। देन सपरेशन ऑफ आंट्स, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं इसलिए उनको भी हम सप्रेस करें। देन डिटरमाइनिंग द नीड फॉर एक्शन, हमें ये देखना है कि उस फील्ड में हमें उस टाइम पैरासिटॉइड्स को रिलीज करना है कि नहीं। अगर वहाँ पर कोई एक्टिव प्रेडेटर पहले से अगर मौजूद है तो फिर हमें पैरासिटॉइड्स को वहाँ रिलीज नहीं करना है, नहीं तो उनका आपस में स्ट्रगल होगा। तो इस तरह की हमें डिटरमाइन करना है कि नीड है कि नहीं हमारे एक्शन के लिए। देन इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट टाइप, जो वहाँ पर क्रॉप है वो क्रॉप सपोर्टिव है कि नहीं नेचुरल एनिमीज़ के लिए, ये भी हमें देखना है। देन ट्रैप क्रॉप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं उनको प्रॉपर फ्लॉरिश करने के लिए। देन टेक्निक्स फॉर एवेल्युएशन ऑफ नेचुरल एनिमीज़, वेरियस टेक्निक्स यूज फॉर द एवेल्युएशन ऑफ नेचुरल एनिमीज़, उसमें है क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, लाइफ टेबल टेक्निक और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। बायोकंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया, बायोकंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल IUBC, the International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants, usually referred to as the International Organization for Biological Control or IOBC, is a professional organization affiliated with the International Union of Biological Sciences IUBS. IUBC was established in 1956 to promote environmentally safe method of pest and disease control in plant protection. List of biological control stations in the world: in Australia, Canada, France, Germany, Japan, Mauritius, Pakistan, Trinidad, USSR और USA. Then Biocontrol Organization in India, National Bureau of Agriculturally Important Insects, formerly Project Directorate of Biological Control PDBC, was established in 1993 at Bangalore, Karnataka, India. यहाँ हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, सक्सेसफुल केसेस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो ये एक लिस्ट है इनकी, कई ऐसे केस हैं जहाँ पर सक्सेसफुली हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया है फील्ड में। और ये कुछ लिस्ट है जहाँ पर इंसेक्ट पेस्ट को
कंट्रोल करने के लिए नेचुरल एनिमीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में और कंट्री में। इसी तरह ये लिस्ट है कॉमर्शियली अवेलेबल माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशंस की, जिसमें बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कुछ फंजाई और निमेटोड्स हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सक्सेसफुली, और क्या क्या नीड्स हैं उसके लिए, क्या क्या प्रिपरेशन हमें करनी है। संबंधित लिस्ट जो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं उन्हें ई कंटेंट के रूप में अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।